हेलो एवरीवन। जय शमशाद यार। जैसा कि हम लोग इससे पहले सीआईटी के क्वेश्चन पेपर को देख चुके हैं कि फाइनल के बाद फाइनल एग्जाम में जिसमें सीआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो सीआईटी का ही होता है। तो उसके लिए मैंने अलग से 3 वीडियो बना रखा है जिसमें अलग अलग मैंने एमएस ऑफिस के तीनों पार्ट को डिस्कस किया है, जिसमें एमएस वर्ड को मैंने डिस्कस किया है, पावर पॉइंट को एंड एक्सेल को। तीनों के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बना के दिखाया है और उसमें दिखाया है कि वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। पावर पॉइंट से रिलेटेड वीडियो कैसे बनाया, मतलब किस तरह का क्वेश्चन पावर पॉइंट में पूछा जाता है और किस तरह के क्वेश्चन आपको एमएस एक्सेल में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो डर जिनको सबसे ज़्यादा सीआईटी में डर लगता है वो है एक्सेल से, कि एक्सेल का क्वेश्चन उनसे नहीं बन पाता। तो मैं यही सजेशन करूंगा सभी स्टूडेंट को कि जो पहले वाले वीडियो को देख चुके हैं वो एमएस एक्सेल पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही आपके लिए ईजी होता जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसएस क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में, मतलब केवाईपी के प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कई सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड मिलेंगे जो उसमें पूछा गया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखता हूँ वो स्टूडेंट के फीडबैक से ही मिलता है मुझे, कि स्टूडेंट लोग जो एग्जाम देके आते हैं उनसे सजेशन के बाद पता चलता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में। ओके, तो आज हम लोग उसको एक ओवरव्यू करने जा रहे हैं कि अगर सीएसएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उनको किस तरह से मैं सॉल्व करूं कि मैक्सिमम मार्क्स जो है हमारे फाइनल एग्जाम में मैं गेन कर पाऊं। तो चलिए आज हम लोग इसको डिस्कस करने आ रहे हैं। बहुत ही ईजी होता है सीएसएस, मेरे ख्याल से सबसे ईजी पेपर है इन कंपेरिजन टू द सीआईटी एंड सीएलएस यू कैन से। बस ये क्या है कि इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है कि आप अपने आप को ऐसा फील करें कि यू आर इन द केस ऑफ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन दैट यू हैव आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यू आर जस्ट गोइंग टू परफॉर्म योर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपको अपना एक बिहेवियर शो करना है, आपको एक मैनर शो करना है और आपको अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है वहाँ पे, कि कैसे आप लोगों का हेल्प कर सकते हैं, कैसे आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने ऊपर किसी भी काम को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं। ये सारा बिहेवियर आपके अंदर होना चाहिए। मीन्स दैट व्हाट इनकम मीन्स दैट, अगर मैं इसको एक मतलब सब कुछ मिलाकर अगर मैं कहूँ ओवरऑल, तो आपका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ये फोकस है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है। यानी आप द वे यू टॉक, द वे यू बिहेव, यानी कि आप कैसे बात करते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं, कैसे आप किसी के काम को किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और कैसे उसे परफॉर्म करते हैं। तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है। तो आप जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब सीएसएस के क्वेश्चन को देखेंगे, तो सबसे पहला मेरा यही सजेशन है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले उसका हिंदी मीनिंग समझना है और उसके बाद उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है कि अगर आप उस कंडीशन में होते और एक आइडियल बंदे की तरह, ही ना कि एक इधर उधर करने वाले बंदे की तरह आपने सोचा कि चलो मुझे क्वेश्चन मिल गया है और मैं तो अपना एक नटखट नेचर का हूँ तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इस तरह से नहीं सोचना है। बल्कि ये सोचना है कि यू आर एन आइडियल पर्सन। ओके, आप एक जिम्मेदार सिटीजन हैं और एक अच्छे इंसान हैं। तो आप अगर वहां पे प्लेस हो गए, इस सिचुएशन में प्लेस हो गए, तो आप किस तरह से उस वर्क को परफॉर्म करेंगे, आपको ये सोच के आंसर करना है। और अगर आपने सोचा कि चलो मेरे बारे में पूछा जा रहा मैं आंसर करूंगा, तब तो ये गड़बड़ हो गया। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको मजेदार टॉपिक की तरह। इसको बोर होकर नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन को बोर होकर सॉल्व नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर बोर होकर सॉल्व कीजिएगा तो फिर मजा खत्म हो जाएगा। और एक और मैं बात बता दूं कि सीएसएस को सॉल्व करने के लिए आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप अगर इंग्लिश को पढ़ते हैं, यानी किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस कह क्या रहा है। क्योंकि अगर आप सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा है, तब आपको सीएसएस सबसे बोर लगेगा और आपको सॉल्व करने में सबसे ज्यादा बेकार लगेगा। मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा कि सीएसएस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो चलिए, इस तरह से नहीं सोचना है, बल्कि क्या करना है, पहले आपने सेंटेंस को, मतलब इंग्लिश के पढ़ने का, यानी आपको ये हैबिट बनाना है कि आप कोई सेंटेंस पढ़ें तो आसानी से उसको समझ पाएं और उसको समझने के बाद उस अपने हिसाब से उसका आंसर कर पाएं। तब आप सीएसएस को बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने क्या है कि राम ऑलवेज ज्वाइन द ऑफिस मीटिंग लेट। ओके, मैं इससे पहले एक चीज और बता दूं कि सीएसएस जो है क्वेश्चन पेपर, जैसा कि मैंने सीआईटी में बताया था कि टोटल 80 क्वेश्चन होता है और आपके पास 1 घंटे का टाइम होता है, वैसे ही सीएसएस में जो टोटल क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में वो 33 होता है। और ड्यूरेशन कितना होता है इसका, 20 मिनट का ड्यूरेशन होता है, 20 मिनट में इसको सॉल्व करना होता है। आप बोलिए सर सीएसएस में बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन सुनने में आता है, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन, हाँ इसमें दिखेगा आपको कि लेंदी लेंदी क्वेश्चन होता है, तो 20 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे 33 क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको 5 मिनट भी बहुत ज्यादा है। पूरे 33 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है और आप पढ़ के मीनिंग समझ रहे हैं तो आप आराम से इजिली 5 मिनट में इसको सॉल्व कर पाएंगे। 5 मिनट इज एनफ फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको अब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे, तो चलिए देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मतलब इंग्लिश पे थोड़ा सा, इंग्लिश ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ग्रामर देखा जा रहा है या बहुत ज्यादा आपको इंग्लिश, वैसे भी आपको केवाईपी में पहले ही कहा जाता है कि आपको 3 पोर्शन पर फोकस करना है। एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीआईटी, दूसरा सीएलएस लैंग्वेज स्किल जो कि इंग्लिश में आता है, और तीसरा क्या है, सीएसएस।
तो CLS जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ इंग्लिश आप में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे ग्रामर में कैसे कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन रहेगा, कौन सा आपको ये क्या बोलते हैं, कौन सा नाउन है तो कौन सा उसमें ये कौन सा उसमें एडजेक्टिव लगेगा या वर्ब लगेगा, कौन सा एक्शन वर्ब लगेगा, ये सारा कुछ क्या होता है उसमें पहले से मेंशन होता है, मॉडल वर्ब कौन सा यूज करना है, सब कुछ आपको पहले से सिखाया जाता है। तो आपको उसको यूज करते हुए CSS को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राम ऑलवेज ज्वाइन द ऑफिस मीटिंग लेट, ही इवन डजंट इन्फॉर्म अबाउट दिस टू एनीवन, दिस मींस। तो मैंने एक बार में पढ़ दिया तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको हिंदी करके बता देता हूँ, सिंपल आपको पढ़ना है और समझना है। यार राम क्या करता है, हमेशा ऑफिस मीटिंग जो भी मतलब ऑफिस में क्या होता है, मीटिंग वगैरह तो होता रहता है, तो ऑफिस मीटिंग हमेशा क्या होता है, वो लेट से ज्वाइन करता है। लेट से ज्वाइन करना क्या एक अच्छा हैबिट है? नहीं। आगे चलते हैं, ही इवन डजंट इन्फॉर्म अबाउट दिस टू एनीवन। अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं और आपको अगर लेट होता है तो आप क्या करेंगे, अपने सीनियर जो आपके कलीग हैं या सीनियर है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। लेकिन यहाँ राम क्या कर रहा है, वो किसी को इन्फॉर्म नहीं करता है और सीधे ऑफिस मीटिंग में हमेशा लेट आने का आदत आदत बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर क्या चीज भरा हुआ है, मतलब क्या सोच कर वो ये काम कर रहा है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे अपने आप को सोचना होगा, आपको सोचना होगा कि क्या एक आइडियल आइडियल इंसान यानी आइडियल पर्सन के अंदर ये हैबिट अच्छी है? तो बिल्कुल नहीं अच्छा है, क्योंकि कोई भी चीज में मीटिंग में जा रहे हैं और आप लेट पहुंच रहे हैं और आप इसको हैबिट बनाए हो, ये अच्छी आदत नहीं है। तो ये क्या है, इसका ऑप्शन कह रहा है कि इसका मतलब क्या हो, ही इज अलाउड टू डू सो एज ही इज ए टीम लीडर। तो कह रहा है कि ये क्या है, उसको पहले से इस बात का आजादी दिया हुआ है कि आप लेट आ सकते हैं क्योंकि आप टीम लीडर हैं। तो क्या एक टीम लीडर लेट आने का हैबिट बना ले तो अच्छा है? नहीं। अगर आप टीम लीडर भी हैं तो आपको और ज्यादा पंक्चुअल होना होगा, ताकि आपको देख के आपके कलीग, आपके जो जूनियर हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, वो लोग क्या है इसको सीखे कि सर इज वेरी पंक्चुअल, ही ऑलवेज कम ऑन टाइम, यानी वो हमेशा टाइम पे आते हैं और वो पंक्चुअल है। तो आपको देख के दूसरे को मोटिवेट होना चाहिए कि हमें भी टाइम पे आना है। अगर आप ही लेट रहेंगे तो बाकी आपके स्टाफ, बाकी आपके जो कलीग हैं, भाई वो कैसे होंगे, सोच सकते हैं। तो ये क्या है, ये नहीं है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि राम ऑलवेज लेट कर रहा है तो उसको ये आदत है, उसको ये अलाउ किया हुआ है कि आप लेट आ सकते हैं क्योंकि आप टीम लीडर, ये गलत है। ओके, आगे चलते हैं। ही लाइक्स टू कीप पीपल वेटिंग फॉर हिम। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, ही लाइक्स टू कीप पीपल वेटिंग फॉर हिम। ये उसे पसंद है कि इंसान क्या है, मतलब दूसरे जो कलीग हैं, उसके जो स्टाफ मेंबर हैं, जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं, वो उसके लिए इंतजार करें कि राम आने वाला है। कोई भी आपका इंतजार करे, ये आप इतने बड़े ये नहीं, यहाँ तक कि क्या है बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट हो जाए, उनके लिए भी वो भी चाहते हैं कि टाइम पे पहुंचे। क्योंकि अदर कंट्री में देखिएगा, अगर कभी डेवलप कंट्री है, अमेरिका या अमेरिका चल जाए, लंदन चले जाए, कहीं भी, तो वहाँ जो होते हैं, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, वो टाइम पे पहुंचते हैं, ऐसा नहीं कि लेट पहुंचते हैं। तो ये आदत अच्छी नहीं है कि आपके लिए कोई वेट करे, क्योंकि सबका टाइम क्या है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको हमेशा टाइम पे पहुंचना चाहिए। तो ये ऑप्शन देख लिया हम लोगों ने, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अब बचा क्या, बी। इसको पढ़ते हैं जरा, क्या कह रहा है, ही डजंट रिस्पेक्ट अदर्स टाइम विच इज नॉट एक्सेप्टेबल वर्क प्लेस एथिक। कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो लेट पहुंच रहा है बार बार और किसी को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया, वो क्या है, दूसरे के टाइम का इज्जत नहीं करता। ही डजंट रिस्पेक्ट अदर्स टाइम, दूसरे के टाइम का उसको कोई इज्जत नहीं है। विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल वर्क प्लेस एथिक, यानी कि एक जहाँ पे काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ के एथिक्स के ये खिलाफ है कि आप किसी के टाइम का इज्जत नहीं करें। और ये राम क्या कर रहा है, यही कर रहा है, हमेशा लेट पहुंच रहा है और क्या है, किसी को इन्फॉर्म नहीं कर रहा। मतलब वो इसे समझ रहा है कि दूसरा का टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, मेरे टाइम का वैल्यू है। और ये क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेंजरस है, ये अच्छा नहीं है। तो आपको इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन रहेगा, ये यही ऑप्शन है जो बता रहा है कि इस सेंटेंस का मतलब है, ऐसा आदमी जो बहुत बार बार लेट पहुंचता है ऑफिस मीटिंग में और बिना किसी को इन्फॉर्म किए अपना आप जगह ले लेता है और ये सब सोचता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आदमी क्या है, दूसरे के टाइम का कदर नहीं करता है। साथ में ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ के रूल रेगुलेशन के खिलाफ है और ये अच्छा नहीं। तो आप बोलिए सर एक क्वेश्चन बनाया तो इतना टाइम लग गया। एक्चुअली मैं इसको समझा रहा हूँ आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है CSS में, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। हालांकि मैं वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि 33 क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 10 क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में 10 से 15 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ताकि आपको इजिली हर एक क्वेश्चन को, मतलब हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए इसके लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हेन ए स्पीकर एड्रेस ए पर्सन बाय नेम इन फॉर्मल डिस्कशन ही और शी। ये तो सिंपल है। कह रहा है कि अगर कोई स्पीकर कहीं आप मीटिंग में है या किसी वेबिनार में है, किसी सेमिनार में या कहीं भी है, तो आपको अगर स्पीकर जो वहाँ आपको बोल रहे हैं वो अगर आपको एड्रेस करते हैं, यानी आपका नाम लेके आपको बुलाते हैं, नेम आपका नाम लेके आपको बुलाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम में। तो उस टाइम में क्या करना चाहिए, तुरंत उनके तरफ अटेंशन होना चाहिए, यानी तुरंत उनकी तरफ देखना चाहिए कि मेरा नाम लेके बुलाया जा रहा है, जरूर कोई बात है। और उस पर क्या होना चाहिए, अटेंशन होने के बाद क्या करना चाहिए, जो टॉपिक है, जो जिस पर डिस्कशन किया जा रहा है, तुरंत उस पर हमको कंसर्न होना चाहिए कि क्या टॉपिक चल रहा है, किस बात के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। ठीक है, तुरंत कंसर्न करना चाहिए। ऐसा तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जब भी किसी वेबिनार या मीटिंग या किसी में तो ध्यान से मीटिंग पे अटेंशन रखें और ध्यान से सुनिए क्या चल रहा है, क्या स्पीकर कह रहे हैं। और जब आपका नाम बताया जाए तो आपको क्या होना चाहिए, फुल अटेंशन के साथ उनका रिस्पॉन्स करना चाहिए, जवाब देना चाहिए।
ये होना चाहिए। तो इसमें यही ऑप्शन सब है, कह रहा है कि जब आपको स्पीकर आपके नाम से बुलाएं किसी भी मीटिंग में या किसी प्रेजेंटेशन सेमिनार में, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तुरंत क्या होना चाहिए, गेट एसोसिएटेड विद द स्पीकर एंड टॉपिक इमीडिएटली, यानी तुरंत आपको स्पीकर का जवाब, स्पीकर के क्वेश्चन का तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहिए और टॉपिक को तुरंत कंसर्न करना चाहिए कौन से टॉपिक पे बात चल रहा है। उसके बाद बाकी ऑप्शन को देख लें। मे नॉट लाइक दिस अटेंशन, यानी आपको बुलाया जा रहा है आपको जवाब ना दें, ये कोई हो सकता है, ये तो एक अच्छे इंसान का आदत हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। मे गेट स्ट्रेस विद फियर ऑफ एडिशनल वर्क, तो क्या ये क्या है, अगर आपको बुलाया गया कोई काम, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही आपके हेड जो है उन्होंने आपका नाम लिया, तो आप तुरंत टेंशन में आ जाएंगे कि ओ लगता है अब एडिशनल वर्क मेरे जो काम मिलने वाला है, तो टेंशन में आ जाए उससे लेकर। नहीं, अगर आपको बुलाया जा रहा है तो कुछ जिम्मेदारी आपको दिया जाएगा, तो कुछ सोच कर दिया जा रहा है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मीन्स दैट आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, इसीलिए आपको आपका नाम उसमें सजेशन किया जा रहा है। तो आपको इसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा स्पीकर को तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहिए और टॉपिक को हमेशा तुरंत कंसर्न करना चाहिए जब आपका नाम लिया जाए। ओके, आगे चलते हैं। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन इज ए मेजर फैक्टर व्हेन इट कम्स वर्क प्लेसेस, दिस इज, कह रहा है कि आपको क्या है, जहां पे आप काम करते हैं वहां पे किसी भी काम की जिम्मेदारी लेना, ठीक है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, जो आप काम कर रहे हैं उस काम में अगर कोई गलती हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार रहें, ठीक है। और ये मतलब आप जो उसके जवाबदेही के लिए तैयार हैं, तो ये एक वर्क प्लेस का एक अच्छा एथिक्स है कि अगर कोई भी टीम लीडर हो या फिर आपको, आप सिंपल एक टीम मेंबर ही है, टीम लीडर नहीं बल्कि टीम मेंबर भी है, लेकिन आपको कोई काम टीम लीडर ने साइन किया, तो आप उस काम को जिम्मेदारी से कर रहे हैं, पर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया सपोज, तो आपको ये, आपके ऊपर ये फर्ज बनता है कि आप उस काम की जिम्मेदारी खुद लें कि हाँ मुझसे ये गलती होगा, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फॉल्ट, यानी कि आपको उस गलती का को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये मुझसे गलती हो गया, इस वजह से गलती हुआ क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा, मतलब जो भी रीजन होगा आप अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझसे ये गलती हुआ, यानी आपको अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही खुद होनी चाहिए। ये एक अच्छे टीम लीडर, टीम मेंबर सबका ये क्या है, हैबिट होना चाहिए। तो यही कह रहा है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन इज अ मेजर फैक्टर व्हेन इट कम्स वर्क प्लेसेस, कह रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, किसी भी काम के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेह होना, ये एक अच्छा क्या है, ये एक अच्छा फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये क्या है, ये किसके अंदर आता है, तो ये अंदर आता है अकाउंटेबिलिटी के अंदर। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है जवाबदेह होना, जवाबदेह होना मतलब रिस्पॉन्सिबल होना किसी भी काम के लिए। अगर आपने कोई काम किया है, आपने किसी काम की जिम्मेदारी ली है, तो आपके ऊपर सारी जवाबदेही बनती है कि अगर कोई गलती हो जाता है तो आप उसके लिए अपने आप को बताएं, अपने आप खुद, अपने मतलब खुद उसका जवाब देने के लिए रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई, या फिर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ सामने रहें और अपने अपनी गलती को छिपाएं नहीं। ओके, तो यही चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जवाबदेह होना किसी भी चीज़ के प्रति। आगे चलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेटिंग, अब बोले सर इतना मतलब इतना हार्ड हार्ड इंग्लिश होता है, इतना वर्ड होता है, तो इसमें क्या है कि सिंपली आपको जो भी वर्ड नया नया आता है उसको थोड़ा सा आपको वर्ड पावर अपना मजबूत करना पड़ेगा। एक चीज़ होता है कहने का मतलब, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके पास स्टॉक ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, यानी कि आप अगर वर्ड मीनिंग याद करते हैं, जैसे आप जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं वर्ड मीनिंग, ठीक है, तो वर्ड मीनिंग यानी किसी भी इंग्लिश वर्ड का हिंदी याद रखते हैं, हिंदी से इंग्लिश याद रखते हैं, तो जितना ज़्यादा आपके पास वर्ड स्टॉक होगा उतना अच्छा आपका इंग्लिश होता जाएगा, आप उतना अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आपके पास बोलना है आपको, जैसे आपको बोलना है कि मैं अपने दोस्त से बात करना चाहता हूँ, ठीक है, आई वांट टू टॉक टू माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बात करना चाहूँ, लेकिन आपको ये पता ही नहीं चलता कि बात करने का इंग्लिश क्या होता है सपोज, तो आप वहां तक तो जाएंगे आई वांट टू, ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड याद आ रहा है, बाद में याद ही नहीं आ रहा कि बात करना क्या करता है, तो आपके पास वर्ड पावर अगर कम रहेगा तो आप सिंपली इंग्लिश बोलने में अटक जाएंगे। तो इसीलिए आपके पास जितना ज्यादा वर्ड पावर, यानी जितना अच्छा वर्ड मीनिंग आपका होगा, जितना अच्छा आपका डिक्शनरी मजबूत होगा, उतना क्या होगा, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर आप देखें कहीं, मतलब पेपर, सबसे अच्छा सिंपल हैबिट क्या है कि सबसे पहले एक नॉवल उठाएं इंग्लिश का, और उस नॉवल को धीरे 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 एक एक पेज करके पढ़ें, और उसके बाद जैसे जैसे आप नॉवल को पढ़ते जाएंगे आपका इंटरेस्ट भी जागता रहेगा और आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगा। बहुत सारा नॉवल होता है जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा होता है। आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं यही कहूंगा कि आपके यहाँ अगर मान लीजिए पेपर आता है जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर आप बोलिएगा सर दी हिंदू, दी हिंदू क्या है, सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल से इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर जो है वो दी हिंदू है। लेकिन आपके लेवल से वो काफ़ी ऊपर ऊपर रहेगा, क्योंकि इनिशियल फेज में मैं उस किसी को प्रेफर नहीं करता कि दी हिंदू पढ़िए। दी हिंदू में क्या होता है, जो वर्ड मीनिंग होता है उसमें जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। लेकिन आपको जो सिंपल वर्ड सीखना है वो आप कहाँ सीखिएगा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए, बहुत बेसिक से। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है बहुत बेसिक से, मतलब कोई भी चीज़ दिखा था बहुत लो लेवल से, यानी बहुत ऐसा इंग्लिश जो सबको समझना है, तो उसको उठाइए, उसका एक पेज पढ़िए, डेली एक पैराग्राफ पढ़िए और उसको हैबिट बनाइए कि आपको उसका सारा मीनिंग समझना है। जो ना समझना है उसको नोट कीजिए कॉपी में, उसका मीनिंग ढूंढिए डिक्शनरी से, उसके बाद उसको लिखिए और उसके बाद उसको याद कीजिए।
तब आपकी इंग्लिश अच्छी हो पाएगी और आप समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोक्रेस्टिनेटिंग और नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क प्लेस सोर्स। कह रहा है कि प्रोक्रेस्टिनेटिंग क्या होता था। अब ये आपको ये नहीं मालूम है कि प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। ओके, टाल मटोल करना मतलब कि आज का काम कल का काम परसों, इस तरह से। ओके, तो यानी सीरियस नहीं होना किसी काम के प्रति, टाल मटोल करते रहना। और नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ और करके दे दिया कि यानी इसका मतलब हो गया कोई आदमी जो किसी काम को नहीं कर रहा है बल्कि बार बार क्या कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रहा है, तो ये प्रोक्रेस्टिनेटिंग के अंदर आता है कि आप टाल मटोल कर रहे हैं अपने काम को करने से। तो ये क्या है, किसी वर्क प्लेस के लिए क्या अच्छा है? नहीं अच्छा है, बिल्कुल नहीं अच्छा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इस प्रोक्रेस्टिनेटिंग कहाँ आता है, जहाँ पे आपको किसका कमी हो जाए, लैक ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड का कमी होता है। यानी आपके अंदर कुछ अच्छा करने की भावना है ही नहीं कि इसको अगर हम करेंगे तो कुछ अच्छा होगा, इससे कुछ अच्छा निकल के आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस तरह का जहाँ आपके अंदर है, इस तरह का जहाँ आपके अंदर मेरिट आ जाएगा, यानी इस तरह का इस तरह का आपके अंदर जहाँ भी ऐसा बिहेवियर आ जाएगा, वहाँ आप ये सारा चीज़ भूल जाएंगे कि कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ सोचना है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ पॉजिटिव करके दिखाना है। इस तरह से आपके अंदर से क्या होगा, ये सारा चीज़ निकल जाएगा। तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड की कमी है, जिसकी वजह से आपके अंदर ये बिहेवियर मतलब क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ओके, तो इससे क्या होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग टू डू लिस्ट। कह रहा है कि मतलब कोई आदमी अगर टू डू लिस्ट बना रहा है तो टू डू लिस्ट बनाने का मतलब क्या होता है, टू डू लिस्ट मतलब हमको क्या काम करना है उसका एक लिस्ट बनाना है। यानी आज दिन भर मेरे पास टाइम है 24 आवर, जिसमें से हमको 8 घंटा नींद लेना है, बाकी जो बच गया आपका 16 घंटा, उसमें हमको क्या क्या करना है उसका एक लिस्ट बना लें। कि सुबह 7 बजे से, जैसे कहते हैं रूटीन बनाना। टू डू लिस्ट तो ये हो गया, रूटीन हो गया। जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला है, उसको एग्जाम की तैयारी करना है, तो वो अपने हिसाब से रूटीन बनाता है कि आज का मेरा दिन भर का रूटीन क्या है, कि पहले सुबह उठूंगा 7 बजे। 7 बजे तो उठना नहीं, जो तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन का वो 5 बजे उठते हैं कम से कम, ठीक है, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठेंगे तो जल्दी से ज़्यादा वो कवर कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और रात में क्या है, देर तक पढ़ते हैं, क्योंकि उनको तैयारी करके एग्जामिनेशन निकालना होता है। कॉम्पिटिशन इतना आसान नहीं है आजकल, इसीलिए। ओके, तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग बात करने जा रहे हैं कि टू डू लिस्ट क्या होता है। सिंपली एक रूटीन की तरह होता है, लेकिन टू डू लिस्ट कहाँ बनाया जाता है, सिंपली ये ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं, या फिर आप जहाँ पे बोल रहे हैं कि जहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वहाँ भी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन वो क्या, टू डू का मतलब जो काम करना है उसका लिस्ट। तो आप पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से आप बनाएंगे, तो वो एग्जाम रूटीन के हिसाब से रहेगा कि आपकी रूटीन एग्जाम के हिसाब से कैसा प्रिपरेशन है, उसके लिए आप रूटीन बनाए हैं। और जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं और दिन भर घर का भी काम है और ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है, तो वहाँ टू डू लिस्ट बनाने मतलब दोनों को मैनेज करना है, घर को भी मैनेज करना है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम को भी मैनेज करना है। तो क्या ये हल, ये कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग, यानी इसका टू डू लिस्ट बनाने का क्या मेन पर्पस है, उद्देश्य, क्या मेन उद्देश्य है इसको बनाने का। तो उससे क्या होता है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा टाइम जो है वो बचे। पहला काम टू डू लिस्ट, यानी हम प्रॉपर टाइम को, अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएं और उसको सही जगह पे खर्च कर पाएं। ऐसा नहीं कि अगर आप सोचिएगा कि छोड़ो ना, हमको पढ़ता ही है तो हम पढ़ेंगे ना, उठेंगे 1 घंटा पढ़ेंगे फिर जाके सो जाएंगे, और 3 घंटा 4 घंटा सोने के बाद उठेंगे, फिर मोबाइल उठाएंगे, देखने लगेंगे, फिर सोचेंगे पढ़ना था यार, 2 बजे से फिर पढ़ना था, लेकिन अब तो 4 बजे, छोड़ो अब कल से पढ़ेंगे। तो इस तरह से करते करते क्या होता है, टाइम खत्म हो जाता है इंसान का। तो यही कहता है कि आपको टू डू लिस्ट बनाने से ये फायदा है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग लिस्ट को देखते रहें और उसको फॉलो करते रहें, जिससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाएगा और आप जो टाइम बचेगा उसको क्या करेंगे, अपने प्रोडक्टिव मैनर में यूज कर सकते हैं। प्रोडक्टिव मैनर क्या, आपका पॉजिटिव जो आपको काम करना है, जैसे जिससे आपको फायदा हो। जैसे आपने आज पढ़ाई किया, लेकिन पढ़ाई करने के बाद आपने 2 घंटा रखा है कि सब मैनेज करने के बाद 2 घंटा मेरे पास बच जाएगा, तो हम उसको प्रोडक्टिव मैनर में यूज करेंगे। तो आपको पता चला कि पढ़ तो रहे हैं, इंग्लिश TLS बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा ग्रामर वीक है, तो आप क्या कीजिएगा, उस 2 घंटे में अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारा मॉडल वर्क को पढ़िए, उसमें वर्ड वर्ड मीनिंग को देखिए, उसमें जो इंग्लिश है मतलब नॉवल को पढ़िए, जो भी चीज़ आपको लगता है कि हाँ आपके लिए अच्छा है। सबसे अच्छा होता है कि आप किसी भी इंग्लिश को अगर सीखते हैं तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, मतलब आपको बोलना होगा, आईने के सामने खड़ा हो जाइए और अपने आप से बोलिए कि क्या आप अपने बारे में क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो आप जब तक अपने अंदर से हेजिटेशन को दूर नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश बोलना शुरू नहीं करेंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर इंग्लिश बोलना है और इंग्लिश अच्छा करना है तो पहले बी बोल्ड, अपने आप को बोल्ड बनाइए, और बोल्ड बनाने के बाद क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि हम जहाँ भी रहेंगे बिंदास होके कुछ भी, जो भी मुझे आता है मैं बोलूंगा, मुझे किसी से हेजिटेट नहीं करना, किसी से शर्माना नहीं है। शर्माइएगा, शाई कीजिएगा तो आप कभी नहीं इंग्लिश बोल पाइएगा। ओके, तो देखिए व्हाट इज इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा लिस्ट बनाने का क्या फायदा है। तो लिस्ट बनाने का ये फायदा है कि हम अपने टाइम को बचा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं प्रोडक्टिव मैनर में। ओके, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, टू सेव टाइम एंड यूज इट इन मोर प्रोडक्टिव मैनर। आगे भी देखिए, टू सेव टाइम एंड एंजॉय द लीजर टाइम। एंजॉय करना कोई अच्छा एस्पेक्ट नहीं है। एंजॉय करने का टाइम तब होता है जब आप बढ़िया से सेटल डाउन हो गए हैं, हर चीज़ आपके फेवर में, तब आप थोड़ा बहुत अपने फैमिली लाइफ के साथ एंजॉय कीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रगलिंग लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको अपने टाइम को बचा के उसके प्रोडक्टिव मैनर में यूज करना है, उसको अच्छा बनाने के लिए, यानी अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए उसको यूज करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। We realize that we behave in a certain manner with different people and in different circumstances. How does this knowledge help us?
ओके, मतलब क्या हो गया कि सिंपली कह रहा है कि हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि हमारे पास जो मैनर है, जो मतलब जो हमारा बिहेवियर है, जो मैनर है, कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बिहेव करना, यानी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करने वाला मैनर। तो ये मैनर हम लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है? ये इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि आप जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ बात करें तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका मैनर कैसा होगा, आपका द वे यू टॉक, मतलब आप कैसे बात करेंगे। ठीक है, तो आप अगर इसी तरह से अगर आप अपने बॉस के सामने बात करेंगे तो जैसे आप मम्मी पापा से बात कर सकते हो वैसा बॉस के साथ नहीं बात कर सकते। और जैसा आप अपने कलीग के साथ बात कर सकते हैं वैसा अपने मम्मी पापा के साथ बात नहीं कर सकते। सबके साथ क्या होता है, हर सर्कमस्टांसेस में, यानी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आपका बिहेवियर होता है, अलग अलग आपका बातचीत होता है, अलग अलग आपका क्या होता है, सिचुएशन होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे ओवरकम करके कैसे डील करते हैं, वो आपके अंदर एक पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड को जन्म देता है। ठीक है, यानी आपके अंदर अगर इस तरह से आपके अंदर ये प्रॉपर्टीज है कि आप सिचुएशन को भापते हुए अपने हिसाब से अपने आप को डील करते हैं, यानी किसी के साथ भी आप डील कर सकते हैं, तो आपके अंदर ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। ओके, तो कह रहा है कि ये बताइए ये हम लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ऐसा चीज क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लगेगा। देखिए पढ़िए, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई विच बिहेवियर इज अकर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑब्वियसली सेल्फिश एंड देयरबाय वी कैन गेट द बेस्ट एडवांटेज ऑफ अदर। कह रहा है कि अगर हम लोग पहचान लें कि हमारा जो बिहेवियर है, कौन सा बिहेवियर सेल्फिश वाला है, कि कौन सा बिहेवियर हमारा बनावटी है, दिखावा वाला है, और क्या है कि दूसरे के प्रति, यानी कि किस तरह से हम दूसरे के सामने जाने के बाद उसके प्रति आर्टिफिशियल बिहेवियर को शो करके कैसे उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। यानी क्या है, किसी दूसरे का गलत फायदा उठाना, सिंपली अपने आप को बनावटी बन के दिखा के दूसरे का फायदा उठाना। तो क्या ये हमको ये सिखाता है कि यानी आप अपने आप को एक अच्छा बिहेवियर बना, मतलब यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर आप इस तरह से अपने आप के अंदर आपके अंदर एक प्रॉपर्टीज ये है कि आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से डील कर सकते हैं। तो क्या आप इस प्रॉपर्टीज का इस तरह से फायदा उठाइएगा कि किसी भी आदमी को क्या है बेवकूफ़ बना के, यानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए उससे क्या हो जाएगा, ऐसा बात की जाएगा कि बनावटी दिखावा करके उससे फायदा ले लीजिए और निकल लीजिए। तो ये कोई अच्छा चीज़ है नहीं, बिल्कुल ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये आपका नहीं हो सकता है। आगे बढ़िए, इट इज easier to decide how we behave whether we know these things so that we get maximum benefit everyone in every situation। कह रहा है कि अगर हम लोगों को पता लग चल जाए कि हम लोग क्या है दूसरे के साथ मिलके कैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि अगर मुझे पता चल जाए कि हम दूसरे के साथ कैसे बिहेव करें ताकि दूसरे से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, तो क्या ये अच्छा है? ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरे से सिर्फ बेनिफिट लेना ये अच्छा चीज़ नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हमसे दूसरे को बेनिफिट। ओके, तब आपको दूसरा कोई आके सामने से हेल्प भी करेगा। ओके, बाय नोइंग दिस वी गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन एंड वी आर प्रेज्ड एट आवर वर्क प्लेस। कह रहा है कि हम लोग इसको इस तरह से शो करें कि हमारे पास बहुत अच्छा एटीट्यूड है, इससे हम लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा दूसरे से, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे हमारी इज्जत होगी। इसकी ये सोच कर करना ये भी सही है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, ये बचता है, इफ दिस बिहेवियर इज नॉट हेल्पिंग आवर पर्सनल डेवलपमेंट एट आवर वर्क प्लेस वी कैन वर्क ऑन आवर सेल्फ टू इम्प्रूव आवर रिस्पॉन्स। कह रहा है कि अगर हमारा बिहेवियर इस तरह से है कि हम बात करना मतलब सीख रहे हैं और किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना ये जान रहे हैं, और ये हमको फिर भी हेल्प नहीं कर रहा है हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में और प्रोग्रेस में, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपने ऊपर और वर्क करना चाहिए, और हमारे क्या होना, हमारे रिस्पॉन्स को और इम्प्रूव करने के लिए हमको वर्क करना चाहिए, ताकि हम किसी भी सिचुएशन में और ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के सामने आ सकें और लोगों के कंडीशन को डील कर सकें। ओके, तो ये क्या है कि पूरे इंग्लिश पे बेस्ड है, यानी सब सिर्फ क्या है कि आपको समझना था कि सेंटेंस क्या कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है देखने में, लग रहा है ना, लेकिन कुछ भी नहीं है, बस सीधे पढ़ना है क्वेश्चन को अगर पढ़ के आप समझ रहे हैं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, बस उसके बाद आसानी से आंसर आपको दिखने लगेगा। चलिए, एक खास चीज मैं बताता हूँ, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको अप्लाई हर जगह नहीं करना है, बल्कि ये ट्रिक है, ट्रिक को ट्रिक की तरह ही लेना है। तो ये मैक्सिमम जगह फिट होता है, मुझे ध्यान जहाँ तक ध्यान है ये फिट हो जाता है अक्सर जगह, 50% जगह ये फिट हो जाता है, 50-50 वाला चांसेस होते हैं। वो क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन को आप पढ़ें और उसमें ऑप्शन को देखें, तो ऑप्शन को देखने पर देखिएगा कि जिसमें सबसे बड़ा आंसर है, ठीक है, जैसे ये सबसे बड़ा आंसर लग रहा है, ठीक है, हर जगह अप्लाई नहीं करना, पहले ही मैं कह रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही ट्रिक बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा आंसर है सबसे पहले उसी को पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, चारों ऑप्शन में से क्या है, सबसे पहले ही पहले ही को पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन को पढ़ना शुरू कीजिए। तो उसमें क्या कह रहा है, और मैक्सिमम मेरा मेरा अभी तक चांसेस है कि 50% ज़्यादा कह सकता हूँ, 60 से 70% टाइम्स में वही आंसर होता है जो काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ होता है ऑप्शन में। तो आप हमेशा क्वेश्चन को पढ़िए और बड़े वाले आंसर को चूज कीजिए, ऑप्शन को चूज कीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं बल्कि उसको टिक कर दिया, सर ने कहा ऐसा हो गया, नहीं, ये गलत है, हमेशा नहीं होगा, हमेशा गलत हो जाएगा, बहुत बार गलत होगा ये चीज़। अगर आप बिना पढ़े टिक करेंगे तो गलत, सीधा गया काम से। तो आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है क्वेश्चन को, और पढ़ने के बाद क्या करना है, ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो। मैं ये कह रहा हूँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखा हो ठीक से डिटेल में, और अगर आपको पढ़ने के बाद पहले ही लाइन आपको लगे कि हाँ पॉजिटिव वे में जा रहा है तो आगे पढ़िए, नहीं तो आप दूसरे ऑप्शन पे स्विच कर जाइए। पहले ही लाइन फर्स्ट सेंटेंस ही बता देता है
कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पढ़िए, हाउ मेनी वर्ड लाइन्स ऑफ टेक्स्ट एंड पॉइंट्स मस्ट बी ऑन ईच स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। यार अगर आप एक पीपीटी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो आपको कितना लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखना होगा, यानी कितना पॉइंट लिखना चाहिए एक पीपीटी के अंदर। कुछ लोग होते हैं एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और प्रेजेंटेशन बनाने में पूरा क्या है, पूरा पैराग्राफ ही पैराग्राफ है, पूरा उतार कर रख दिए उसमें, अब पूरा लाइन बाय लाइन पढ़े जा रहे हैं। क्या ये सही है? प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं होता। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, पीपीटी का मतलब ये होता है कि आप एक पॉइंट को लिखें शॉर्टकट में, ठीक है, और उसको पढ़े नहीं बल्कि उस टॉपिक को एक्सप्लेन करें अपने वे में, यानी कि उस टॉपिक को सिर्फ नाम लिखें कि हाँ ये टॉपिक का नाम ये है, और एक्सप्लेनेशन खुद करें उसको कि क्या इस टॉपिक का मतलब है और वो क्या, और आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को इसके जरिए, ठीक है। और जब आप एक्सप्लेनेशन करें तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रॉपर्ली और आपको हर कुछ मतलब इसमें समझ में आ रहा है। यानी सामने वाले जो बैठे हुए हैं, जज बैठे हुए हैं आपको जज करने के लिए प्रेजेंटेशन में, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आप जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझा हुआ है और आप इसका डिटेल नॉलेज जानते हैं। ऐसा नहीं कि बताने में पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, इधर उधर अटक रहे हैं, फंबल हो रहा है बोलने में, तो ये सारा क्या है कि आपके अंदर लैक ऑफ क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसके लिए आपको वर्क करना होगा अपने ऊपर। चलिए, तो हम लोग पता सिंपली कहा जा रहा है कि पीपीटी जब बनाएं तो क्या होना चाहिए, आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। तो कह रहा है कि बहुत ज्यादा वर्ड लिखना सही है? नहीं। बहुत कम वर्ड भी लिखना सही है? कुछ भी ना लिखे, खाली एक लाइन लिख दो, बात खत्म कर दे, तो नहीं। तो ऐसा लिखना चाहिए कि वर्ड कम से कम हो, ओके, वर्ड कम से कम हो, लेकिन जो वर्ड लिखे उसका प्रॉपर मीनिंग बाहर आ रहा हो, वो प्रॉपर समझ में आ रहा हो, और साथ में आप उसको जब एक्सप्लेन करें तो सामने वाले पे एक पॉजिटिव इमेज बने आपका कि हाँ आपने इसको अच्छे से समझा है और आप इसके थ्रू कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए हम सबसे बड़ा वाला को पहले पढ़ के देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, व्हेन प्रेजेंटिंग ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी डिस्प्लेड इन वेरी फ्यू वर्ड्स। तो पहले पढ़ने के बाद ही लग रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड में चल रहा है। कह रहा है जब आप प्रेजेंट करें तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्प्ले करें, सिर्फ कुछ ही शब्दों में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन करें। इफ सम अप्रोप्रिएट कलर, इमेज और एनिमेशन इज गोइंग टू हाईलाइट द पॉइंट, ओनली देन यूज देम। कह रहा है कि अगर कुछ अप्रोप्रिएट कलर हो, मतलब अच्छा रंग का लग रहा हो, इमेज हो, मतलब अच्छा सा इमेज आप देना चाहते हैं पीपीटी में, या एनिमेशन है, तो आप उसको उसमें डाल सकते हैं। कब? जब वो क्या हो, जब कब मतलब डालेंगे, जब उससे कुछ प्रॉपर्ली मैसेज निकल के बाहर आ रहा हो, यानी उसको आपको डालने से कुछ आप ज्यादा क्लियरेंस आ रहा हो। बता रहे हैं, आपको चीज बता रहे हैं और आपने इमेज लगा दिया कार्टून का, यानी आप बता रहे हैं कुछ साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं और बीच में कार्टून डाल दिया, तो इसका कोई मतलब है? नहीं मतलब है। तो आप उसी से रिलेटेड अगर इमेज यहाँ पे डालेंगे तो उससे ज्यादा क्लियरेंस होगा कि हाँ भाई इससे रिलेटेड इमेज है और इसमें कुछ बता रहा है। ओके, तो हमेशा देखिए कि रिलेट करने वाला चीज वहां पे डालें पीपीटी में, ताकि जो चीज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ होना चाहिए। When using animation, it is necessary to consider the timetable available and also the time needed for the change of slides. Too much animation is not good. कह रहा है कि आजकल एनिमेशन भी बहुत यूज किया था, मैं भी अपने स्लाइड में एनिमेशन यूज करता हूँ। ये तो पीपीटी, ये तो पीडीएफ फॉर्म में है, लेकिन अगर मैं इसको पीपीटी फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता तो स्लाइड में मैं क्या करता, वहां पे मैं एनिमेशन डाल देता। कि एनिमेशन क्या होता है, एक इमेज होता है जो आपको क्या होता है, डायनेमिक फॉर्म में होता है, चलता रहता है, देखा होगा ना, एक कार्टून आता है घूमता रहता है इधर उधर, वो एनिमेशन होता है। तो कह रहा है कि अगर आप एनिमेशन अपने स्लाइड में ढेर सारा एनिमेशन डाल दिया, चला रहे हैं बार बार उसको, प्ले कर रहे हैं और एनिमेशन बार उछल कूद ये वो दैट इधर उधर हो रहा है, तो क्या इससे ये अच्छा इफेक्ट है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको एनिमेशन उतना ही डालना चाहिए जितना आपको जरूरत है, यानी जितना समझाने के लिए एकदम जरूरी है उतना ही एनिमेशन डालिए। ज्यादा एनिमेशन डालने से पीपीटी खराब हो जाता है, प्रेजेंटेशन बेकार हो जाता है। ओके, तो हम हर चीज को लिमिटेड करके डालिए, यानी कि जितना लिखना है, काम कदम जरूरी है बस उतना ही लिखिए, ज्यादा मत लिखिए। साथ में जितना इमेज डालना है उतना ही इमेज डालिए, यानी जो जरूरी इमेज है वही डालिए। एनिमेशन डालना है तो बहुत ही कम एनिमेशन डालिए, जितना जरूरी एकदम कंपलसरी उतना ही डालिए। और सामने वाले को टाइम, मतलब टाइम बाउंड में चलाइए, यानी आप प्रेजेंटेशन देने का टाइम आपको दिया गया है, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन 15 मिनट। आपको 15 मिनट में आपको अपने आप को पूरा प्रेजेंटेशन दे देना है, और आप शुरू हुए अपना प्रेजेंटेशन खोलने के बाद और आपने उसको खत्म करने में, यानी 15 मिनट गुजर गया और आप कितना किए हैं, अभी 10% ही खत्म हुआ आपका, यानी आपने अभी उसको 10% ही खत्म किया, 15 मिनट खत्म हो गया, तो आपका प्रेजेंटेशन कभी कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। सामने वाला जैसे ही टाइम खत्म हो जाए आपको कहेगा आप यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप तो अभी स्टार्ट ही किया था, खत्म हो गया, तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा, आपका जो इंप्रेशन है वो भी खराब हो जाएगा, और आपका क्या होगा, सारा प्रेजेंटेशन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको हमेशा टाइम मैनेजमेंट को देख के चलना है कि हमको 15 मिनट का टाइम मिला है, तो हम कोशिश करें कि हमारा प्रेजेंटेशन जो है 12 से 13 मिनट में जाके खत्म हो जाए, ताकि हम बाद में जो 2-3 मिनट है, वो जो सामने स्पीकर बैठे हुए हैं, जो जज बैठे हुए हैं, वो अपना पॉजिटिव रिव्यू दे सके आपके ऊपर। ओके, तो ये होना चाहिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी आपको एक सिंपली बताया गया प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए, ये मैंने एक्सप्लेन किया, जो सारा के सारा प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ रहा है, यानी इसमें जो है सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग है। ओके, तो एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ।
देखिए ये इसमें जो भी चीज़ बताया गया सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब बोलिए सर आप तो आंसर डायरेक्ट पढ़ दिए हैं और बाकी हम लोग को ये पता नहीं लगा कि ऊपर में क्या है। तो ऊपर में भी पढ़ना है, यानी सब जगह पढ़ना है, ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन आपको बेकार लगता है, यानी जैसे ही पढ़ते हैं इसमें कुछ जैसे ये पढ़िए, कह रहा है देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोविजन मेड ऑन स्लाइड ऑफ फॉर एडिंग इन्फॉर्मेशन सो दैट यू डोंट हैव टू स्पीक much colors, image and animation makes the presentation very attractive. It is necessary to use very nicely all these things available in PowerPoint. कह रहा है कि आपको प्रेजेंटेशन में क्या है कि ज़्यादा बोलने का कुछ जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। खूब सारा इमेज डालिए, खूब सारा कलर डालिए अच्छा अच्छा, और एनिमेशन डालिए, तो इससे क्या हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये सही है? नहीं, सिर्फ इमेज डालना, सिर्फ एनिमेशन डालना और ढेर सारा कलरफुल कर देना उसको, ये अच्छा नहीं है। ओके, ये प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा नहीं है। प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत इमेज होना चाहिए, थोड़ा एनिमेशन होना चाहिए, थोड़ा मिक्सिंग होना चाहिए, हर चीज़ का कलर का मिक्सिंग और कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और टोटल ओवरऑल आपका प्रेजेंटेशन वे ऑफ कम्युनिकेशन यानी आपका अच्छा होना चाहिए। सब कुछ मिला के आपका एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन बनता है। ओके, तो ये सब चीज़ इसमें है, फोर्थ पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या करा, सिर्फ आपको क्या करना है, इमेज डालना, एनिमेशन डालना, कलर डालने से अच्छा हो जाएगा, ये नहीं। आगे कहना, व्हेन प्रेजेंटिंग देयर कैन बी मेनी पॉइंट एज नीडेड अकॉर्डिंग टू दोज पॉइंट देयर कैन बी मेनी लाइन्स एंड वर्ड्स एज नीडेड। कह रहा है कि जब आप प्रेजेंटेशन बनाए तो ढेर सारा पॉइंट लिखें, ढेर सारा वर्ड लिखें, यही जरूरी है। ये जरूरी है? नहीं, सिर्फ लिख देने से क्या होगा, पूरा ऐसे हो जाएगा, वो प्रेजेंटेशन नहीं होगा। प्रेजेंटेशन का मतलब लिखा हुआ टेक्स्ट जितना जरूरी है उतना ही लिखें, जो इमेज जरूरत है वो लिखें, एनिमेशन जो जरूरत है वो डालें, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है, और ये सब कुछ मिला के आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ओके, चलिए, देयर कैन नॉट बी जस्ट बी 4 to 5 points on the slide. You must write everything on the slide that you can explain it or later. कह रहा है कि आपको सिर्फ 4-5 पॉइंट लिख देना स्लाइड में ये काफी नहीं है, बल्कि आपको बहुत सारा चीज लिखना चाहिए, डिटेल में लिखना चाहिए हर चीज को, ताकि आप बाद में भी एक्सप्लेन कर सकें। तो ये पॉसिबल है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा प्रेजेंटेशन में कि आप सब कुछ एक्सप्लेन करें। और जब सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो वो प्रेजेंटेशन नहीं होता, बल्कि वो आपका जर्नल थीसिस जो कि आप लिख रहे हैं बुक, उसमें आप जितना एक्सप्लेन करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेजेंटेशन क्या होता है, इन ए लिमिटेड टाइम यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, तो ये प्रेजेंटेशन होता है। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी। आगे चलते हैं, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर मेकिंग सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। कह रहा है कि कोई भी मतलब एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो आपके अंदर सबसे अच्छा चीज मतलब क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है। देखिए, नरेशन भी होना चाहिए, यानी छोटा करके आपको हर चीज को एक्सप्लेन करना, कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, और प्रिपरेशन। ये तीनों में कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिपरेशन करिएगा तभी आपको कम्युनिकेशन आएगा, और कम्युनिकेशन सही होगा तभी आप नैरेट कर पाएंगे किसी चीज को, या नैरेट करके एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आपको हर एक पीपीटी को बनाने के बाद उस पर अपना प्रिपरेशन करना होगा, यानी कि कैसे आप उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वहाँ पे सेमिनार में जाके। ऐसा नहीं कि अब बनाया है यहाँ पीपीटी वहाँ जाके एक्सप्लेन करेंगे, नहीं, पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा कि आपने जो बनाया है वो आप वहाँ जाके कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और कैसे आप अपने मतलब एक्सप्लेनेशन के थ्रू कैसे सामने वाले को एक पॉजिटिव मैसेज देंगे अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू कि मैं ये बताना चाहता हूँ। ओके, और आपके अंदर जैसे ही आप प्रिपरेशन करेंगे, यानी अकेले में बैठ कर प्रिपरेशन जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्टअप होगा, और आप अपने आप को अच्छे तरीके से वहाँ प्रेजेंट कर पाएंगे। तो प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर मेक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, वी कैन से दिस। यानी बिना विदाउट प्रिपरेशन योर प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। ओके, तो आगे चलते हैं। कह रहा है स्नेहा डजंट लाइक फीडबैक गिवन बाय हर टीचर ऑन हर ड्रेसिंग स्टाइल एंड स्टार्टेड क्राइंग, दिस इंडिकेट। कह रहा है कि स्नेहा क्या है, कभी भी अपने टीचर के फीडबैक को क्या है, जब फीडबैक टीचर उसके ड्रेसिंग स्टाइल में कोई फीडबैक देते हैं तो उसको सुन के वो रोने लगती है। कह रहा है कि स्नेहा एक लड़की, मान लीजिए कोई है आपके बैचमेट है, फ्रेंड है, जो भी है, वो जब मतलब कॉलेज में हर स्टूडेंट क्या होता है, अलग अलग ड्रेस पहन के आते हैं, ठीक है। खास के इंजीनियरिंग कॉलेज में देखिएगा तो वहाँ पे क्या होता है, आपको यूनिफॉर्म पहनना जरूरी नहीं, बल्कि अपना अपना ड्रेस पहन के आए, तो हर लोग स्पेशली क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रेस पहनते हैं। तो अगर स्नेहा अगर अलग अलग टाइप की ड्रेस पहनती है तो उसके टीचर को वो पसंद नहीं पड़ता, यानी हो सकता है मे बी ड्रेस टीचर तो कोई भी ऐसे क्वालिटी आपको नहीं बताए हैं कि हाँ आप ये खराब है, क्योंकि प्रॉपर आप पे ही पॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्या एक नजरिया होता है कि हमारे स्टूडेंट अच्छे दिखें। तो आपका अगर ड्रेसिंग स्टाइल में कोई फॉल्ट है तो वो आपको अगर बता रहे हैं तो स्नेहा क्या करती है, रोने लगती है। जैसे ही उसके टीचर उसको कुछ बोलते हैं उसके ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में तो वो रोने लगती है। तो क्या ये अच्छा बिहेवियर है? तो ये बिल्कुल अच्छा बिहेवियर नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई समझा रहा है, तो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए कि इसको कैसे हम ठीक करें। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना चाहिए, सी नीड्स टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग फीडबैक पॉजिटिवली।
उसको रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसको क्या करना चाहिए कि कोई भी फीडबैक मिल रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ सर मुझे ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं। ओके, यही ना कि रोना शुरू कर दिया, हो गया बस खत्म। और रोना धोना तो क्या है, एक वीक लोगों का काम है, कमजोर लोगों का काम है। जो अच्छे इंसान होते हैं वो कभी रोते धोते नहीं सुन के, बल्कि क्या करते हैं, अपने निगेटिव एस्पेक्ट को हटा के पॉजिटिव वे में किसी भी फीडबैक को लेते हैं और उस पर काम करते हैं, उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और अपना वो जो आदत है उसको चेंज करते हैं। ओके, तो देखिए इसका मतलब क्या हो, इसमें कह रहा है कि रोती क्यों है, क्योंकि वो डिसलाइक द टीचर, वो टीचर को पसंद नहीं करती है। इसके बाद सी फील्स असेम्प्ट ऑफ हरसेल्फ, वो अपने आप में क्या शर्मिंदा फील करती है कि टीचर ने उसको बोल दिया। ये सब क्या है, अच्छा नहीं है, ये सब मतलब अच्छा आदत नहीं है। अच्छा आदत क्या है कि उसको क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए कि कैसे हम किसी भी फीडबैक को एक्सेप्ट करें और उसको अपने अंदर सुधारें। ओके, आगे चलते हैं। व्हेन यू ज्वाइन ए न्यू फ्रेंड सर्किल देयर इज नथिंग रॉन्ग इन, क्या है कि आप अगर कोई नया फ्रेंड सर्कल ज्वाइन करते हैं तो क्या आपके अंदर मतलब क्या गलत नहीं है कि अगर आप क्या करें तो वो गलत नहीं होगा। हाइडिंग योर लाइकिंग, मतलब अपने पसंद नापसंद को पहले उन लोगों के सामने बता दीजिए। फिर नेग्लेक्टिंग द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू, यानी वो लोग जब पूछें तो आप उसको क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कीजिए। या प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स, यानी आपके अंदर जो टैलेंट स्किल छिपा हुआ है आप उनके बारे में उनको बताएं। तो कौन सही रहेगा, तो ये सही रहेगा। क्यों सही रहेगा, प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स, क्योंकि जो सामने वाले बैठे हैं वो आपके टैलेंट से वाकिफ नहीं है, मतलब आपके टैलेंट को नहीं जानते हैं, आपके टैलेंट से मतलब टैलेंट को वो नहीं जानते हैं, सब लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या पॉजिटिव टैलेंट है। तो उसको बताना एक बुरा आदत नहीं है, बल्कि अच्छा आदत है। आप बता देंगे तो उससे क्या होगा, वो लोग आपके टैलेंट को पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, उसको आपको बाद में उनके काम आ सकता है। ओके, तो अपने टैलेंट को आपको एक दूसरे को बता सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। यूजिंग ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर फैसिलिटी फॉर योर पर्सनल यूज सोज दैट, कह रहा है कि ऑफिस स्टेशनरी जितना भी है, मतलब ऑफिस का जो भी सामान है, जैसे स्टेशनरी मतलब क्या होता है, पेन पेंसिल कॉपी कलम जो भी है, तो और अदर फैसिलिटी को आप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, यानी आप अपना घर के लिए ले जा रहे हैं या कहीं पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या होना चाहिए, तो ये हुआ कि यू आर नॉट ए रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय, मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय नहीं है। रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो ऑफिस की स्टेशनरी को अपने पर्सनल काम के लिए यूज करे। ओके, ऑफिस के स्टेशनरी को ऑफिस के काम के लिए यूज करना है, ना कि आपके पर्सनल यूज के लिए है वो। ओके, यू वांट टू सेव योर टाइम, मतलब वो सेव करना चाहता है, नहीं। यू लाइक द स्टेशनरी एंड अदर फैसिलिटी इन ऑफिस, आपको ये पसंद है कि सारा स्टेशनरी ये सारा सामान अच्छा लग रहा है तो चलो हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं। बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि आप ऑफिस के का सामान को अपने पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। हाउ विल यू बिहेव इफ यू डियर फ्रेंड कैन नॉट स्टॉप क्राइंग व्हाइल नैरेटिंग एन इंसिडेंट टू यू, कह रहा है कि आप कैसे बिहेव करेंगे अगर आपका एक खास दोस्त, प्रिय मित्र रो रहा है, मतलब रो रहा है, रुक ही नहीं रहा, स्टॉप कर ही नहीं रहा, रोता जा रहा है, वाइल नैरेटिंग एन इंसिडेंट टू यू। कभी आपको जो आप कभी आपने ऐसा सुना होगा, ऐसा अक्सर लड़कियों के बीच में ही ज्यादातर होता है कि दो लड़की अगर बैठ के कोई कहानी सुना रही है तो वो सोते सुनाते सुनाते रोने लगती है, एक लड़की रो रही है और कंटिन्यू सुनाती जा रही है। ऐसा मैंने अक्सर सुना है और देखा भी है कि वो स्टूडेंट जब आते हैं तो वो बैठ के अपना कहानी डिस्कस कर रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, मान लीजिए कुछ बुरा हुआ भी है तो इतना ज्यादा इमोशनल होकर सुनाने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आप अपना प्रॉब्लम जो भी है उसके सामने शेयर कीजिए, तो रोइए मत, अपने आप को कमजोर मत कीजिए। अगर आप बहुत 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 ज्यादा मतलब ये हो गया है, बहुत खराब भी इंसिडेंट आपके साथ हो गया है, तो आपको थोड़ा सा उसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना होगा, अपने आप को बोल्ड बनाना होगा और उसको फेस करना होगा प्रॉब्लम को, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, टेम्पोररी होता है, आज है कल चला जाएगा। तो अपने आप को क्या करना होगा, अच्छे से इंप्रूव करना होगा ताकि हम कमजोर ना पड़े। ओके, तो यही कह रहा है कि अगर आपका एक फ्रेंड है जो आपके सामने आ रहा है कुछ बताते हुए अगर रो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो यू विल मेक फन ऑन ऑफ हिम हर, कह रहा है कि आप क्या करेंगे, उसके साथ मजाक करेंगे ताकि वो हंसने लगे, नहीं। क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम को बता रहा है तो आपको उस प्रॉब्लम को सुनना होगा और सुनने के बाद उसको सॉल्यूशन बताना होगा, उसको धारस देना होगा, ये नहीं कहते हैं। तो आगे चलते यू विल से दैट इट वाज अ सिली थिंग, तो आपको ये कहना होगा अरे ये सब तो छोड़ो यार, ये सब छोटी बात है। ठीक है, तो ये क्या सही है, नहीं, सिली थिंग नहीं। तो आपको क्या करना हो, यू विल से इट डजंट मैटर एंड इट इज नॉट एंड ऑफ थिंग्स, कह रहा है कि आपको ये कहना चाहिए कि आप टेंशन मत लो, ये सब बहुत बड़ी चीज नहीं है। तुमको क्या करना चाहिए, ये तुम्हारा मतलब जिंदगी का इन अंत नहीं है, एंड ऑफ थिंग्स मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारे सारे जिंदगी का अंत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जिंदगी का अंत कहीं नहीं होता, बल्कि वह क्यों क्या होता है, जब तक इंसान अपने आप को जिंदा रखना चाहता है और अपने आप को सोचता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तभी क्या होगा, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। यानी आप अगर सोचते हैं कि यू कैन डू देन यू विल, आप अगर सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तभी आप करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो हार गया, आप खत्म, अब हर चीज खत्म हो गया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यही करना चाहिए, एक अच्छे दोस्त का ये फर्ज होता है कि उसको बोलें कि दोस्त टेंशन मत लो, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये यहाँ से मतलब तुम्हारे पूरे मतलब तुम्हारे जीवन का अंत नहीं हुआ है, बल्कि ये बिगिनिंग है। यहाँ स्ट्रगल आते रहेंगे जिंदगी में, लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे, उसको फेस करना है और आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं है। ओके, तो चलिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे चलते हैं।
यू डिले द एक्सपेक्टेड एक्शन ऑन द थिंग यू हैव प्लान, दिस इंडिकेट्स दैट, कह रहा है कि आपका ये आदत है कि हर एक काम को आप डिले कर देते हैं। और यू डिले द एक्सपेक्टेड एक्शन, मतलब जो काम होने का उम्मीद किया जा रहा है कि ये काम हो जाएगा, आप उसको डिले कर देते हैं और उसको आगे कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप किस तरह के हैबिट में हैं। तो यू प्रोक्रेस्टिनेट जो होता है, प्रोक्रेस्टिनेट इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। तो मतलब आपको ये आदत पड़ चुकी है कि आप टाल मटोल करते हैं, मतलब किसी भी काम को आपको टालने वाली आदत पड़ चुकी है, इसीलिए आप ऐसा करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग एंड टाइम टेबल, व्हाट एल्स नीड टू बी डन फॉर मैनेजिंग टाइम। तो मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे बड़ा वाला आंसर पहले पढ़ लेना है और उसके बाद देखना है। तो अब हर बार ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि हर बार ही पढ़ेगा, बड़ा आंसर ये भी लग रहा है, बड़ा आंसर ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो सब पढ़ना है। तो आप क्या कीजिएगा, हमेशा कोई भी ऑप्शन से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो ऑप्शन सी मेरा पहले होता है, पहले सी ऑप्शन को पढ़ के देखिए क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद डी, फिर बी, फिर ए, ऐसे पढ़ना हूँ। तो अपने हिसाब से जो मुझे सबसे पहले लगता है कि हाँ ये सही है, ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन पढ़ा ये अच्छा लगा मार दिया। सारे ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप टिक करके रखिए थे कि हाँ मान लीजिए सी आपका ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आपको ए बी डी भी पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है उससे भी बढ़िया ऑप्शन उसमें अवेलेबल हो, और आपने मार दिया है क्या है, सी को, यानी जो झट से मिला उसी को मार दिया, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा वहाँ पे। हमेशा आपको सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना होता है, आंसर सब सही होता है। सीएसएस में खास के देखिएगा तो मैक्सिमम आंसर लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको वही आंसर टिक करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो सबसे ज्यादा सही माना जा सकता है वो। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि टाइम टेबल बनाना, अपार्ट फ्रॉम लिस्टिंग द टाइम टेबल, व्हाट एल्स नीड टू बी डन फॉर मैनेजिंग टाइम। कह रहा है टाइम टेबल बनाने के अलावा आपको और क्या करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं करा अपार्ट फ्रॉम लिस्टिंग एंड टाइम टेबल्स, व्हाट एल्स नीड्स टू बी डन फॉर मैनेजिंग टाइम। मैनेजिंग टाइम करने के लिए आपको और क्या करना चाहिए। तो आपको अपना टाइम टेबल पे क्या होना चाहिए, अमल करना चाहिए, यानी उस पर एक्शन करना चाहिए कि जो आपने बनाया है उसको डे टू डे क्या होना चाहिए, अचीव करने का, गोल को अचीव करने का कुछ करना चाहिए। चलिए, वी मेक लिस्ट एंड टाइम टेबल फॉर आवर वर्क, बट देन something or the other keep us busy all the day. At the end of the day we get frustrated because we seem to never do anything as per the list or the timetable set by us, so it is better not to do any such thing, it's any है, okay, and गलती से end हो गया। if we work honesty all day, whatever is done can be done the next day। तो देखिए ये सारा बहुत सारा लंबा सा है, लेकिन आपको क्या है, अब एक बार पढ़िएगा तो आप समझ आएगा, हम तो पढ़ने का समझ आ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस को एक एक बार पढ़ना है। जैसे यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस है तो ये पढ़ना है। कह रहा है वी मेक लिस्ट एंड टाइम टेबल फॉर आवर वर्क, हम लोग अपने लिस्ट टाइम टेबल क्यों बनाते हैं, अपने काम के लिए बनाते हैं। बट देन समथिंग और द अदर्स कीप अस बिजी ऑल द डे, लेकिन हम लोग अपने काम के लिए बनाया, लेकिन कोई और क्या किया, हमको दिन भर किसी काम में बिजी रख दिया। और आखिरी इंड के मतलब एट द एंड ऑफ द डे, यानी मतलब दिन के खत्म होने पे हम लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन हो गया कि आज हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ठीक है, और टाइम टेबल जो रखा है वैसे ही रह गया। तो क्या ये अच्छा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए? नहीं, बल्कि जो काम हमको मिला है, जो टाइम टेबल मिला है, उसके हिसाब से हमको वर्क करना चाहिए, और वर्क करने के बाद उसको जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश करना चाहिए। और जैसा मैंने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया उसी के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द उसको अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। ओके, तो चलिए इसी को पढ़ते हैं। इफ वी स्टार्ट वर्किंग इन द मॉर्निंग एंड वी आर बाउंड टू फिनिश आवर वर्क इन द इवनिंग, टाइम टेबल एंड ऑल नेसेसरी ओनली फॉर एग्जामिनेशन, लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू इज ए गुड आइडिया। कह रहा है कि अगर हम लोग मान लीजिए सुबह में उठते हैं और काम करने के लिए शुरू करते हैं और सोचते हैं कि शाम तक एनी हाउ खत्म हो जाए, तो ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है बनिस्बत टाइम टेबल बनाने के। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी काम को स्टार्ट कीजिए और वो दिन भर में पूरा का पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ ना कुछ काम बचेगा तो उसको आपको प्लान करके आगे ही करना है। तो टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि हम अपने हिसाब से अपना कैपेबिलिटी को देखते हैं कि मेरे पास कितना कैपेबिलिटी है और हम कितने दिन में कितना काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनता है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को देख के सोचेंगे कि वो एक दिन में पूरा किताब खत्म कर देता है तो मैं भी खत्म कर दूंगा। आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए कि आपके अंदर कौन सा कैपेबिलिटी है, आप एक दिन में कितना पढ़ाई कर सकते हैं। आप अगर एक दिन में 2 पेज पढ़ सकते हैं तो 2 ही पेज पढ़िए और उसके बाद धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सोचिएगा वो किताब खत्म कर देता मैं भी आधा किताब खत्म कर ही दूंगा, तो वैसे में क्या होगा, आप ऊपर से क्या हो जाए, पेज ढीला हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है along with making a list of tasks, keeping in mind our personal goals and work related goals while making a timetable, everyday work is a step towards our goals, otherwise each day is spent finishing whatever comes up daily and we are never close to achieving our goals। देखिए इस सेंटेंस में बहुत ही बढ़िया बात कहा गया, बहुत ही बढ़िया बात कहा गया। तो ये जरूरी नहीं कि आंसर भी हो जाए, लेकिन बहुत बढ़िया बात किया है, तो इत्तेफाक है कि यहाँ पे ये भी आंसर भी है। देखिए इसमें कह रहा है कि सिंपली हम लोग जो भी टास्क का लिस्ट बनाते हैं तो उसको हमको क्या करना चाहिए, अपने माइंड में हमेशा रखना चाहिए कि ये मेरा लिस्ट है और इसको काम करना है। और क्या करना चाहिए, हमको अपने पर्सनल गोल को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये मेरा पर्सनल गोल है, आज का ये मेरा गोल है, और काम जो है उसी से रिलेटेड करना चाहिए ताकि मेरा गोल जो है
वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर एक दिन का जो मेरा गोल है, एवरीडे का जो गोल है, वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पूरा होना चाहिए। ओके, अदरवाइज क्या होगा कि डे खत्म हो जाएगा और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो हम लोग को क्या करना है, जो हम लोगों को गोल अचीव करना है, उसके करीब हम लोग कभी जा नहीं पाएंगे। तो ये इंसान, हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि जो हमने टाइम टेबल बनाया है उसको अपने दिमाग में फिट करके रखना है और उसी के अकॉर्डिंग सारा काम डेली करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है। और दिन भर का जो आपका गोल है एट द एंड ऑफ योर डे, मतलब जो दिन खत्म हो गया तो उस पर आपको सोचना है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया था, जो गोल अचीव करना था आज का, क्या आपने अचीव कर लिया कि नहीं कर लिया। अगर आप सोचेंगे कि चलो गोल तो अचीव हो ही जाएगा, बीच में कुछ और काम कर लें, इधर कर लें उधर कर लें, तो आप फाइनली जब आप एंड ऑफ डे में पहुंचेंगे, यानी दिन के आखिरी हिस्से में पहुंचेंगे, जब आप अपने आप को रियलाइज करेंगे कि आपने अचीव किया कि नहीं, तो आपको दिखाई देगा कि आपने तो अपना गोल अचीव ही नहीं किया। तो ये क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको अपना बनाया हुआ टाइम टेबल आपको हर वक्त अपने दिमाग में रखना है, अपने गोल को दिमाग में रखना है और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस फ्रॉम 16 ऑनवर्ड। 16 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड इन, कह रहा है शॉर्ट टर्म गोल जो होता है, मतलब छोटा छोटा गोल। आदमी क्या होता है, अपनी जिंदगी में छोटा छोटा गोल बनाता है कि चलो आज का नहीं। गोल क्या मतलब होता है कि आज का मतलब गोल नहीं होता, गोल का मतलब होता है ऐसा चीज जो आप मतलब अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। तो कह रहा है कि वो क्या होना चाहिए कि एक छोटी सी जिंदगी में पूरा हो जाएगा, नहीं। तो वो अकम्प्लिश करने के लिए क्या चाहिए, चंद मिनट में पूरा हो जाएगा, नहीं। तो क्या है, अगर कोई आपका गोल है तो उसको आपको कोशिश करना चाहिए कि एक साल के अंदर, यानी ईयर, विद इन ईयर, इन ईयर, मतलब एक साल के अंदर, या उसके मतलब एक साल के अंदर का मतलब क्या हुआ, विद इन ईयर, तो आपको वो पूरा हो जाए। ओके, तो हमेशा आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी आप गोल बनाए तो उसको साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाए और आप उसको अचीव कर लें। ओके, तभी आपका जो बड़ा गोल है, जो लाइफ का गोल है, वो फाइनली आप अचीव कर पाएंगे। तो 16 के बाद हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो मैं आपको अभी आगे क्या बताने जा रहा हूँ, देखिए टोटल 33 क्वेश्चन मैंने इसमें कलेक्ट किया और उसमें फाइनली मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 33 तक का मैंने आंसर मेंशन कर रखा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर से एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, बारी बारी से टिक करता जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्वेश्चन के आंसर को सामने नहीं डालता हूँ। ताकि बच्चे क्या होता है, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगर मैं इसका आंसर यहाँ पे टिक कर दूँ कि ये आंसर है, तो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर पढ़ेंगे, बीच का पढ़ेंगे नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, उसको आखिरी में डाला है, ताकि आप जब अपने आप को प्रैक्टिस करें, जब अपना प्रैक्टिस करें तो क्या करें, क्वेश्चन पढ़ें, उसका सारे ऑप्शन को देखें और फिर अपना आंसर टिक कर दें कि हाँ ये मेरा फाइनल आंसर। तब आंसर पे जाके मिलाएं कि आपने सही टिक किया कि नहीं किया। तब आपको अपने अंदर का कैपेबिलिटी पता चलेगा, योर अंडरस्टैंडिंग यू विल नो कि आप कितना समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉजिटिव अगर अपने अंदर के अपने आपके अपने यानी अपने कैपेबिलिटी को अगर आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, तो ये बेस्ट वे है कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को खुद जज कीजिए कौन सा आंसर हो सकता है और टिक कीजिए, और एक कॉपी पे लिखिए कि आपने किसका आंसर क्या टिक किया, और लास्ट में अपना मिलाइए और उसके बाद अपने आप को मार्क्स दीजिए कि आपने कितना मार्क्स अचीव किया, 33 क्वेश्चन में से आपने कितना सही टिक किया। ओके, तब आप अच्छा कर सकते हैं। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।